Hi guys, myself Shruti Bhardwaj and I am back with a new chapter that is Principles of Management. Okay, so let's start our chapter with techniques of F.W. Taylor. फर्स्ट टेक्निक इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या कहती है? मोशन स्टडी में सबसे ऊपर देखिए बॉडी। मोशन स्टडी हमारी ये कहती है कि जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो दो टाइप्स के मोशन देती है। मोशन मीन्स दो टाइप के मूवमेंट देती है। एक प्रोडक्टिव मोशन होता है, एक होता है अनप्रोडक्टिव मोशन। प्रोडक्टिव मोशन होता है जो हमारी काम की चीज़ें हैं, जो हम अपनी बॉडी से यूज़फुल चीज़ें, प्रोडक्टिव चीज़ें निकाल रहे हैं, वो यूज़फुल होती हैं। और जो होती है अनप्रोडक्टिव मोशन होती हैं जो हमें एलिमिनेट करनी चाहिए। ओके, एलिमिनेट मीन्स जो हमें हटा देनी चाहिए। ओके, अब मोशन स्टडी का पर्पस ये है कि हम वर्कर्स की बॉडी से जो भी दो तरीके की मोशंस आ रहे हैं, एक प्रोडक्टिव मोशन, एक अनप्रोडक्टिव मोशन, हम उसको प्रोडक्टिव को तो हम अपने पास संभाल के रख रहे हैं और अनप्रोडक्टिव को एलिमिनेट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है स्टडी का? टू एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मोशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो सिंक्रोनोमीटर। हमारे पास एक माइक्रो सिंक्रोनोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम जो अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मोशंस होती हैं उसे हम एलिमिनेट करते हैं। अब वर्कर्स के लिए अनप्रोडक्टिव मोशन क्या हुई? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वर्कर्स ने अभी बीच में ब्रेक लिया है, तो ब्रेक लिया है, अब ब्रेक के टाइम पे वर्कर्स जो हैं वो कहीं चले गए हैं, या फिर वर्कर्स ने काम के बीच में ब्रेक लिया और वो बैठ गए हैं, तो उन सारी चीज़ों को हमें एलिमिनेट करना है। बेसिकली टाइम को वेस्ट होने से बचाना है। नेक्स्ट इज़ टू एनहांस वर्क परफॉर्मेंस। हमारी वर्क की जो परफॉर्मेंस है उसे हमें बढ़ाना है, उसकी क्वांटिटी, काम की क्वांटिटी भी, मतलब परफॉर्मेंस जितने आउटपुट निकल के आ रहा है उसकी क्वांटिटी भी हमें बढ़ानी है और क्वालिटी भी। क्वांटिटी हो गया नंबर, हमें जैसे कि अभी 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है तो हमें उसे 2000 3000 ऐसे, दिस इज़ क्वांटिटी। क्वांटिटी होता है नंबर, क्वालिटी होता है जो उसकी क्वालिटी है, वो चीज़ कितनी अच्छी है, हमें उसको भी इम्प्रूव करना है थ्रू एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ बॉडी एंड हैंड मूवमेंट्स। और ये हम कैसे करेंगे? हम वर्कर की बॉडी का एनालिसिस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे और उसकी हैंड मूवमेंट्स इम्प्रूव करेंगे कि जिससे क्या हो, अनप्रोडक्टिव मोशन जितना भी काम निकल के आए वो उसे हम एलिमिनेट कर सकें, ख़त्म कर सकें। नेक्स्ट इज फटीग स्टडी। फटीग क्या होता है? फटीग होता है थकावट, टायर्डनेस। फटीग देखिए ब्लू बॉक्स में, टायर्डनेस रिजल्टिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन और इलनेस। फटीग होता है जब हम थक जाते हैं, टायर्डनेस, टायर्ड हो जाते हैं हम। किससे? जब हम कोई मेंटल काम करते हैं, हम दिमाग से कोई काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं, या फिर फिज़िकल एक्सर्शन होता है, वही सेम थिंग। जब हम फिज़िकल अपनी बॉडी से कोई काम निकाल रहे होते हैं तो हमें फिज़िकल एक्सर्शन हो जाती है, हम थक जाते हैं, या इलनेस, या हम बीमार होते हैं तब हम थक जाते हैं। तो फटीग स्टडी ये कहता है कि वर्कर्स को टाइमली इंटरवल्स, ब्रेक इंटरवल्स देने चाहिए जिससे वो थके ना, टायर्ड ना हो, एग्जॉस्ट ना हो, फिजिकली एक्सर्शन ना हो उसको। ओके, तो फटीग स्टडी सजेस्ट ब्रेक्स और इंटरवल्स विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वर्क। काम के दौरान ब्रेक देना या फिर रेस्ट के इंटरवल्स देना, वर्कर को लगातार काम नहीं निकालना। क्योंकि अगर जैसे कि 9 आवर्स या 10 आवर्स की जॉब होती है, अगर 9 या 10 आवर्स हम कॉन्टिन्यूसली उनसे काम करवाएंगे तो उनका काम ऑब्वियस है कि वो प्रॉपर नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि वो जब वो थक जाएंगे, जब वो टायर्ड हो जाएंगे तो वो ऐसे ही काम करेंगे, प्रॉपर अच्छा नहीं करेंगे ना, एफिशिएंट नहीं होगा, उनका काम इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इस वजह से हमें उनको ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। तो फटीग स्टडी यही कहती है कि वर्कर्स को ब्रेक दो, इंटरवल्स दो, रेस्ट के इंटरवल्स दो। नेक्स्ट इज need for the rest duration and number of rest intervals that should be given to the worker for completing the task
एफिशिएंटली। हमें रेस्ट ड्यूरेशन देनी है, रेस्ट का टाइम देना है, उसको इंटरवल देने कि हाँ चलो आप दिन में 9 घंटे की जॉब में आप 2 बार रेस्ट करोगे, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, हाफ एन आवर के, वो डिसाइड करना होता है वर्कर्स को, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। आपको भी पता है अगर हम कोई काम रेस्ट करके करेंगे तो हम जब एग्जॉस्ट होंगे तो उसका इफ़ेक्ट हमारे काम पर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज इट इज़ नेचुरल डैट इफ़ अ वर्कर वर्क्स कॉन्टिन्यूसली। आ गया वही बात कि अगर वर्कर लगातार काम करेगा देन फटीग सेट्स इन, तो वो थक जाएगा। दिस लीड्स टू द रिडक्शन इन एफिशिएंसी। इससे वर्कर्स की परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसका काम इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो थका हुआ होगा। आप भी खुद सोचो, जब आप थके हुए होते हैं तो क्या आप काम को बहुत अच्छा पूरे मन से कर पाते हो? नहीं। जब आप फ्रेश माइंड से होते हो तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हो, पर जब आप थके हुए होते हो तो आप जल्दबाजी में ही जल्दी में ही काम को ख़त्म कर देते हैं। दिस इज़ फटीग स्टडी। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी टेलर ने ये बोला है, पर्पल बॉक्स में देखिए, डिटरमाइन द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। डिटरमाइन मीन्स पता लगाना, प्रोडक्शन का बेस्ट मेथड हमें पता लगाना है, डिटरमाइन करना है, ओके, चूज़ करना है कि प्रोडक्शन का बेस्ट मेथड कौन सा है। अब आगे, प्रोसेस ऑफ सब्जेक्टिंग वर्क टू सिस्टमेटिक critical scrutiny to make it more effective and or more efficient। वो मेथड हमें ऐसा चूज़ करना है जो प्रॉपर सिस्टमेटिक हो, प्रॉपर सिस्टम से चले, ओके, और जिससे हमारा जो प्रोडक्शन आए वो इफ़ेक्टिव निकल कर आए और एफिशिएंट निकल के आए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग। मेथड स्टडी का बता रहा है, मेथड स्टडी एक प्रोसेस है ऑफ एनालाइजिंग द मेथड्स। एनालाइजिंग मीन्स पता लगाना, कैलकुलेट करना, मेजर करना, ऑफ एनालाइजिंग द मेथड्स इन्वॉल्व इन वर्क फ्लो टू इंक्रीज प्रोडक्शन। वर्क फ्लो में काम के दौरान बेस्ट मेथड कौन सा है जिससे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, वही हमारी मेथड स्टडी है। टेलर ने ये बोला है कि सबसे पहले मेथड स्टडी करो ताकि आपको ये पता लगे कि आप प्रोडक्शन में कौन सा मेथड यूज़ करोगे, ओके, कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे। अब क्या प्रोसीजर होता है मेथड स्टडी का? सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क टू बी स्टडीड। हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा काम करना है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट एग्जिस्टिंग मेथड। हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, कलेक्ट करते हैं हम सारे कि कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कौन सा मेथड्स, कौन सी टेक्निक। थर्ड इज़ क्रिटिकली एनालाइजिंग द कलेक्टेड डेटा, उस डेटा को एनालाइज करना अच्छे से। फोर्थ पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड। जो सबसे चीप मेथड होगा, सबसे सस्ता मेथड होगा, सबसे इकोनॉमिकल होगा, उस मेथड को हम डेवलप कर रहे हैं, अब चूज़ कर रहे हैं। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू मेथड। जो आपने मेथड चूज़ करा उसे आप इम्प्लीमेंट करो, अब आगे लगाओ, उसे फॉलो अप करो। सिक्स्थ इवैल्यूएटिंग इट्स एफिशिएंसी, और मेथड लगाने के बाद अब लास्ट में चेक करना है कि वो मेथड हमारा कितना एफिशिएंट रहा है, उसकी एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करो, कैलकुलेट करो। दिस इज़ मेथड स्टडी, जिसमें बेसिकली क्या है कि प्रोडक्शन का बेस्ट मेथड कैलकुलेट करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। नेक्स्ट स्टडी इज डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान, ओके, इसको हम डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, वर्कर्स देखिए 3 टाइप के वर्कर्स होते हैं। एक होते हैं, फर्स्ट होते हैं एफिशिएंट वर्कर। एफिशिएंट वर्कर कौन होते हैं? जो हायर आउटपुट देते हैं। जैसे कि अगर 1000 यूनिट्स बनाने को बोला तो उन्होंने 1200 यूनिट्स बना के दी, जो
जितना काम बोला जाए उससे ज़्यादा काम करने वाले एफिशिएंट, जितना काम बोला जाए उससे कम काम करने वाले इनएफिशिएंट वर्कर्स, और जितना काम बोला और उतना ही काम करा वो हो गए एवरेज वर्कर्स। ओके, तो अब देखिए एफिशिएंट वर्कर्स के नीचे लिखा हायर आउटपुट, क्योंकि हायर आउटपुट देते हैं, आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, एफिशिएंट वर्कर्स प्रोडक्शन ज़्यादा देते हैं, एवरेज वर्कर्स एवरेज प्रोडक्शन देते हैं, और इनएफिशिएंट वर्कर्स जो होते हैं, जो काम को पूरा नहीं कर पाते, वो कम प्रोडक्शन देते हैं, लोअर आउटपुट देते हैं। तो टेलर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये कहा है कि हमें वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए हमें उन वर्कर्स को एक वेज रेट प्लान देना चाहिए। वेज क्या होता है? वेजेस जो हम वर्कर्स को देते हैं, है ना, पर डे के हिसाब से। तो आप अगर उनको मोटिवेट करना है, आप उनको ये दिखाओ कि अगर आप काम ज़्यादा करोगे तो आपके लिए रेट भी अलग हो जाएगा, आपको अलग वेजेस मिलेगी, जो कम करेगा उसको अलग मिलेगी, एवरेज वाले को अलग मिलेगी। इससे वर्कर्स मोटिवेट होंगे, क्योंकि उनको ये दिखेगा कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा पैसे कमाने की, ज़्यादा वेजेस अर्न करने की, तो वो इनएफिशिएंट और एवरेज वर्कर्स भी एफिशिएंट बन जाएंगे। ओके, नाउ ग्रीन बॉक्स देखिए, द वर्कर रिसीव्स अ हाई पीस रेट फॉर डूइंग, हाई मतलब हाई पीस रेट, पीस मतलब पर पीस का रेट वर्कर्स को ज़्यादा मिलेगा, हाई मिलेगा, फॉर डूइंग द जॉब इन टास्क टाइम, अगर वो टास्क टाइम जितना हमने टाइम दिया उस टाइम में वो कर देते हैं, एंड अ लोअर पीस रेट, और कम पीस रेट मिलेगा, पर पीस रेट जो है वो कम मिलेगा अगर वो जो टाइम है उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इससे वर्कर्स मोटिवेट होंगे कि वो काम को जल्दी करें और ज़्यादा करें। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, वेज रेट सिस्टम बना रखा है कि अगर एवरेज आउटपुट है 1000 यूनिट्स, हर वर्कर्स को बोला गया है कि 1000 यूनिट्स आपको बनानी है, जिसका रेट होगा 50 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, तो टोटल ये देखिए 50,000 उसको मिल जाएंगे एवरेज वाले को, एवरेज वर्कर को। अब ये बता दिया गया है कि अगर हायर कब मिलेंगे, पैसे ज़्यादा मिलेंगे अगर वो 1200 यूनिट्स बनाएंगे, और लोअर कब मिलेंगे, जब वो 800 यूनिट्स बनाएंगे। ओके, तो आप इसमें नीचे का पेमेंट स्लैब देखिए, जो एवरेज आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट, जो एवरेज वर्कर्स हैं उनको 1000 इंटू 50 करके 50,000 रुपीज़ मिलेंगे। हायर वाले को हमने 1200 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, तो 1200 इंटू, और उनका रेट भी हाई है, उनको 50 से 60 का रेट मिलेगा, तो 1200 इंटू 60 उनके देखिए 72,000 हो गए रुपीज़। और जो लोअर हैं उनको देखिए, उनको क्योंकि वो लोअर है, लोअर आउटपुट दे रहे हैं, तो इनएफिशिएंट वर्कर है, तो हम उनको 800 के हिसाब से लगाएंगे, और पर पीस रेट भी 40 लगाएंगे, तो उनके देखिए 800 इंटू 40 32,000। तो इससे बेसिकली कहने का ये प्रिंसिपल, हमारी जो ये प्रिंसिपल है वो ये कहता है टेक्निक, कि वर्कर्स को मोटिवेट करना है, अलग अलग पीस वेज रेट प्लान दो जिससे वर्कर्स मोटिवेट हो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के और एफिशिएंट प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी हमारे पास आता है, टाइम हम सबको पता है, टाइम की स्टडी करना। टाइम का मतलब क्या हो गया, वर्कर्स कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी टास्क को पूरा करने का, ये टाइम स्टडी है। अब हमें उस टाइम को हम देखेंगे और वर्कर्स को उसके अकॉर्डिंग ही टाइम देंगे। फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम में देखिए, टीचर्स पहले ये इवैल्यूएट करती हैं, ये पहले एनालाइज करती हैं कि आपके एग्ज़ाम को करने में, कंप्लीट करने में 3 आवर्स लगते हैं, तो आपको 3 आवर्स मिलते हैं, वो टाइम स्टडी होती है। टाइम की स्टडी करना कि किसी भी काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम स्टडी होती है। मीनिंग देखिए, determines the standard time taken by a workman to perform a given task। एक वर्कमैन, एक वर्कर कितना टाइम लेगा, कितना टाइम कंज्यूम करेगा किसी भी टास्क को पूरा करने में, ये टाइम स्टडी है। सेकंड पॉइंट इज
स्टैंडर्ड टाइम इज़ फिक्स्ड बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स ऑफ अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे टीचर जो होती है क्वेश्चन पेपर को पहले टीचर्स करती हैं, ये देखती हैं कि सही में वो 3 घंटे में पूरा हो रहा है ना पेपर। तो ऐसे ही अलग अलग रीडिंग्स लेके एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाएगा किसी भी काम को पूरा करने का। थर्ड पॉइंट इज द टाइम टेकन इन डूइंग अ टास्क इज असाइंड टू अ वर्कर। मतलब टाइम देकर एक टास्क दिया जाएगा वर्कर को बाय यूजिंग, और हम टाइम कैसे मेजर करेंगे, स्टॉप वॉच लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी हम क्यों करते हैं, ताकि टारगेट टाइम हम हर जॉब का एस्टिमेट कर सके, कैलकुलेट कर सके कि इस काम को करने में 2 घंटे लगेंगे, इस काम को करने में 5 घंटे लगेंगे, इसके अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड्स इज पॉसिबल। ऑल्टरनेटिव मेथड्स इज पॉसिबल बाय कंपेयरिंग देयर बेसिक टाइम्स। हम सारे मेथड्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये वाला मेथड लगाने में 1 घंटा लग रहा है, दूसरे वाला मेथड लगाने में 3 घंटा लग रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली 1 घंटे वाला मेथड चूज़ करेंगे। तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जितने भी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है उनका टाइम कंपेयर करके, जो कि हम टाइम स्टडी से पता लगा लेते हैं। हम वेज इंसेंटिव स्कीम्स दे सकते हैं, जैसे अभी पिछली थ्योरी में हमने पढ़ा, पिछली टेक्निक में डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान में हमें पता है कि पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने में 3 आवर्स लगते हैं, तो हम 3 आवर्स देंगे। 3 आवर्स एवरेज वाले के लिए लग जाएंगे। जो जल्दी कर लेगा वो एफिशिएंट वर्कर हो जाएगा, जो लेट करेगा 3 घंटे से वो इनएफिशिएंट वर्कर होएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम वेज इंसेंटिव स्कीम्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज लीड टू प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। इससे वर्क हमारा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि इतनी देर में ये काम होएगा, इसके बाद आपने ये काम करना है, उसके बाद आपने वो काम करना है। वर्कर्स के लिए हम प्रॉपरली एलोकेशन ऑफ टास्क इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, टू स्टैंडर्डाइज द एफिशिएंट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। ऑपरेशंस जो भी वर्क है, टास्क है, उसको करने के लिए मेथड्स जो है उसको हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि इस मेथड में इतना टाइम लगेगा, इस मेथड में इतना लगेगा, इस मेथड में इतना लगेगा। ऐसा ना हो ना कि एक टास्क को करने में 3 आवर्स लग रहे हैं पर हम वर्कर को प्रेशराइज करें कि आपको 1 आवर में ही कंप्लीट करना है, 1 घंटे में। ऐसा नहीं। तो टाइम स्टडी से बेसिकली टाइम कैलकुलेट किया जाता है कि किसी भी टास्क को, किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा। दैट इज टाइम स्टडी। नाउ अवर नेक्स्ट टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये 2 टेक्निक्स है, इसको हमने एक में मर्ज करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में देखिए टेलर ने कहा है रेड बॉक्स में, स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। स्टैंडर्डाइजेशन होती है स्टैंडर्ड्स बना लेना। कोई भी काम करना है, कोई भी टास्क करना है, कोई भी एक्टिविटी है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स बना लेना। स्टैंडर्ड्स मीन्स क्वालिटी के टर्म्स में या क्वांटिटी के टर्म्स में कि हम अपना काम ऐसे करेंगे, या प्रोसेस के टर्म्स में कि हम इस प्रोसेस से करेंगे, या रॉ मटेरियल हम ऐसा यूज़ करेंगे, हम इतना टाइम लेंगे, हम ये मेथड लगाएंगे, हमारी ये वर्किंग कंडीशंस होंगी। सारी चीज़ें पहले से प्री डिटरमाइन करना, पहले से सोच के चलना, उनके स्टैंडर्ड्स बनाना ही स्टैंडर्डाइजेशन होता है। अब देखिए, स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट फॉर प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मेथड्स और वर्किंग कंडीशन। ओके, स्टैंडर्ड्स बना ली हमने कि हम इसी स्टैंडर्ड का काम करेंगे, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, कोलगेट कंपनी जो है वो ये प्रिंसिपल फॉलो करती है। कोलगेट कंपनी का एक स्टैंडर्ड सेट है कि उन्होंने यही मेथड्स यूज़ करने हैं, ऐसी उनको क्वालिटी देनी है, सारी उन चीज़ों के उनके स्टैंडर्ड्स फिक्स हैं, सेट हैं। तभी देखिए उनकी इतने डिकेड्स होते हैं, एक डिकेड होता है 10 साल का, तो कितने सारे डिकेड्स तक
कोलगेट आज भी मार्केट में लीडर बनी हुई है। सारी जितनी भी टूथपेस्ट है उसमें कोलगेट की एक लीडर पोजीशन है। इसी वजह से है क्योंकि उनका स्टैंडर्ड सेट है, वो अपनी प्रोडक्शन, अपने आउटपुट को स्टैंडर्ड से गिरने नहीं देती, अपना स्टैंडर्ड कम होने नहीं देती। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन, ब्लू बॉक्स। सिंप्लीफिकेशन होता है काम का एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। काम को सिंपल करो, बहुत सिंपल तरीके से करो। जो अननेसेसरी चीज़ें हम फैला के बैठे हुए होते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, उसको एलिमिनेट कर दो। जो फालतू की वैरायटीज़ हैं, साइज़ है, डायमेंशन है, उसे एलिमिनेट करो। काम को सिंपल करो, सिंपल तरीके से। मतलब जो भी काम आप कर रहे हो उसको पूरे तरीके से करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो उस काम में। ऐसा ना हो कि आपने इतनी सारी चीज़ों की प्रोडक्शन कर रखी है और किसी भी एक भी चीज़ की प्रोडक्शन आप प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपली अब नीचे देखिए, सिंप्लीफिकेशन मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मीन्स फुल, अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करो, फुल अच्छे से यूज़ करो बाय मैन, मशीन एंड मटीरियल। अब देखिए एग्जांपल, नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, वो सिंप्लीफिकेशन फॉलो करती है अपनी कंपनी में, अपनी वर्किंग्स में, जिसकी वजह से उनका लार्ज, बहुत बड़ा शेयर है आज की मार्केट में। नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट के फिक्स हैं कि हाँ भाई इतने सॉफ्टवेयर्स हैं, इतना सब कुछ है, सिंप्लीफाई है उनका। और नोकिया का भी ऐसे ही है, सिंप्लीफिकेशन कर रखे उन्होंने अपने काम में। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन। ओके, लास्ट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या है, फैक्ट्री सबसे ऊपर देखिए, फैक्ट्री में 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 फर्दर ऑन सब डिविजन्स हैं, जिसमें आता है हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, लास्ट इज डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 आते हैं, इंस्पेक्टर, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस। अब फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अकॉर्डिंग टेलर ने ये कहा है कि वर्कर को ये सारे जितने भी सुपीरियर्स हैं ये सब मिलकर ऑर्डर देंगे, ये सब। ओके, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, इंस्पेक्टर, स्पीड बॉक्स, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, हर वर्कर को इन सब से सुपरविजन मिलेगा, इन सब से ऑर्डर्स मिलेंगे, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, ताकि वर्कर जो हो मस्ट बी फ्री फ्रॉम प्लानिंग, ताकि वर्कर प्लानिंग नहीं करनी पड़े वर्कर सिर्फ प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट करे। नाउ अब इसका मोटिव देखिए, टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्टिविटी, ताकि वर्कर को ऑर्डर्स पहले से मिल रहे हैं अपने सुपीरियर्स को, वो तो सिर्फ प्रोडक्शन में ध्यान लगा रहा है, ताकि उसके काम में उसकी स्पेशलाइजेशन है। अगर अलग अलग सुपीरियर्स, अलग अलग स्पेशलाइज सुपीरियर्स वर्कर्स को काम समझाएंगे तो काम अच्छा ही होगा। अब नीचे देखिए, 8 सुपीरियर्स इज इक्वल टू 1 सबऑर्डिनेट। यहाँ पे 6 लिखा है, वो बाय मिस्टेक है, 8 है वो। 8 सुपीरियर्स मिलकर एक सबऑर्डिनेट को, हर इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे। वन स्पेशलिस्ट कांट बी एक्सपर्ट इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ वर्क। जैसे एक स्पेशलिस्ट, एक सुपरवाइज़र हर एस्पेक्ट में वर्कर को ऑर्डर नहीं दे पाएगा, वह इतना एक्सपर्ट नहीं होगा। इसीलिए 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो वर्कर्स को गाइड करेंगे और सुपरवाइज करेंगे। इसमें बेसिकली क्या है, दिस टेक्निक इज एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें डिवीजन ऑफ वर्क ही तो हो रहा है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क अपना अलग
काम कर रहा है, रूट क्लर्क का अलग है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का अलग है, डिसिप्लिनेरियन का अलग है, इंस्पेक्टर का काम अलग है, स्पीड बॉस का अलग है, गैंग बॉस का अलग है, रिपेयर बॉस का अलग है। वो सब अपने अलग अलग तरीके से वर्कर को समझाएंगे कि प्रोडक्शन इस तरीके से करना है। इससे प्रोडक्शन का पता स्पेशलाइज्ड लोगों से लग रहा है, इसीलिए प्रोडक्शन स्पेशलाइज्ड होके आएगी, प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन आएगा। और इसमें डिवीजन ऑफ वर्क है, क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो काम डिवाइड हुआ हुआ है। दैट्स वाई दिस टेक्निक इज एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क।